नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जबकि जेपी नड्डा को रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया है। और गृह मंत्री बनने पर पहले अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तक पुलिस स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही राष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का आवंटन किया जाता है। और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री हिंदी पट्टी के 2 राज्यों से बनाए गए हैं और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद ये साफ हो गया है कि नई मंत्री परिषद में उत्तर प्रदेश और बिहार को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। और मोदी सरकार 2.0 की तरह मोदी सरकार 3.0 में भी बीजेपी बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हैं, जबकि एनडीए सहयोगियों को एमएसएमई, उड्डयन मंत्रालय, भारी उद्योग समेत अन्य अहम मंत्रालय दिए गए हैं। मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे के बाद मंगलवार को मंत्रियों ने पदभार संभाला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया और इससे पहले वे पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। नड्डा 2014 से 2019 तक मोदी से पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रविवार को शपथ लेने वाले प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर मोदी सरकार ने दूसरी बार भरोसा जताया। आगरा मंडल में केवल बघेल को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। वे आगरा से लगातार दूसरी बार निर्वाचित होकर संसद पहुंचे। आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी से दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले सांसद सत्यपाल सिंह बघेल यानी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से जगह मिली है और उन्होंने मुलायम सिंह यादव से नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल तक का सफर पूरा किया है। केंद्रीय मंत्री बनने में उनका अनुभव काम आया और मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कार्यभार संभाला। यूपी के हापुड़ जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहां दिल्ली लखनऊ हाईवे NH9 के पिलखुवा कोतवाली के तहत आने वाले चिजारसी टोल प्लाजा पर बूथ से गुजर रहे बुलडोजर ड्राइवर से टोल कर्मियों को टोल के रुपए मांगना इतना भारी पड़ गया कि गुस्साए बुलडोजर चालक ने टोल के 2 बूथ पर ही बुलडोजर से ध्वस्त कर डाले और साथ ही घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हापुड़ पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें देखा गया कि एक जेसीबी ड्राइवर अनियंत्रित होकर के पिलखवा टोल पर तोड़फोड़ कर रहा है और टोल कर्मियों को चोट पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते ही हापुड़ पुलिस द्वारा इस जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी जेसीबी को भी सीज कर दिया गया है। इस जेसीबी ड्राइवर के ऊपर थाना पिलखवा में 307 के धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि ये जेसीबी चालक जब भाग रहा था तो इसके द्वारा अन्य गाड़ियों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने समाजसेवी और IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर NK शर्मा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नोएडा में चुनाव बीजेपी के सबसे ज्यादा मतों से जीत और तमाम विषय पर बातचीत की और आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण ले लिया है और मैं नोएडा में यहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के साथ हूँ। मैं यहाँ पे तमाम संस्थाओं के ये पदाधिकारी रह चुके हैं और नोएडा के वोटर भी हैं
और खास तौर से क्योंकि आपको पता है पूरे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की सीट वो सीट है जहां से सांसद ने सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं आखिरकार नोएडा में ऐसे क्या विकास के काम रहे हैं, क्या यहाँ पे काम हुआ, इसको लेकर के मैं आज डॉक्टर एनके शर्मा जी से बातचीत करूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं देख रहा था कि तमाम आपके यहाँ पे पेशेंट आए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसके बाद आपने हमारे चैनल को समय दिया, क्योंकि ये बात सच है कि डॉक्टर का प्रमुख काम जो है वो है सबसे पहले जो मरीज आते हैं उनको देखना। लेकिन खासतौर से मीडिया का एक सम्मान है, डॉक्टर साहब हमेशा सम्मान करते हैं मीडिया का, और उसी के चलते डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब, मैंने एक प्रश्न यहाँ पे और अपने दर्शकों से मैंने बताया कि आखिरकार इतनी जबरदस्त जीत नोएडा में मिली है, विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या ऐसे विकास के कार्य रहे जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि आप यहाँ के तमाम ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारी रहे हैं, आप यहाँ वोटर इतने सालों से हैं यहाँ पे, और मैं देखता हूं कि जो भी यहाँ पे चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे विभाग अन्य एजेंसीज हो, चाहे प्राइवेट एजेंसीज हो, वो आपको अपने साथ शामिल कर रखते हैं अपने किसी भी डेवलपमेंट को लेकर के, या तमाम कोई भी जब उनकी योजना होती है, इवन जो यहाँ के अथॉरिटीज है वो भी आपको बुला करके आपसे अपनी राय शुमारी करती है। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, साधना चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को रेस्पेक्टेड बेजमोन सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, मेरी जो नॉलेज है उसके अनुसार, जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार, और तमाम शहर के लोग भी इस बात से अवगत है, क्योंकि यहाँ प्राधिकरण का जो है, क्योंकि यहाँ पर जो गांव के प्रधान हुआ करते थे या कुछ थे, वो काफी सालों से प्रधानी वगैरह सब यहाँ समाप्त कर दी गई थी, और कोई नगर पालिका या नगर का पालिका का कोई चेयरमैन नगर निगम यहाँ नहीं है। तो यहाँ केवल नोएडा अथॉरिटी है। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नोएडा यहाँ है, वो ही सारे तमाम डेवलप के कार्य करते हैं, चाहे सड़क का निर्माण हो, नाली का निर्माण करना हो, इवन जो हॉस्पिटल्स के जो निर्माण है, जो सरकारी अस्पताल हमारा जिला चिकित्सालय है, उसकी बिल्डिंग का निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। चाइल्ड पीजीआई का निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। आपका जो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है, उसका निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। चाहे वो बालिका इंटर कॉलेज है, महामाया इंटर कॉलेज है, उनका भी निर्माण जो है नोएडा प्राधिकरण ने किया। आपने देखा होगा जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, जिम्स जो है, उसका निर्माण भी, उस बिल्डिंग का निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। तो मोर देन, मैं समझता हूं लगभग 98% डेवलपमेंट के जो काम है वो नोएडा प्राधिकरण करती है, या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण करती है, या यमुना विकास प्राधिकरण करती है। अब एयरपोर्ट को आप ले लीजिए, देखो कितना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, लेकिन उसका निर्माण कौन कर रहा है? उसका निर्माण नोएडा प्राधिकरण कर रही है, यमुना प्राधिकरण कर रही है, यानी कि यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। तो मोस्टली यहाँ डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे, चाहे गरीबों की आवास की बात आए, चाहे नाली की हो, चाहे मलेरिया की दवाई छिड़कने का काम हो, इवन कोई भी कोरोना काल में घर घर पे गेहूं बांटना और राशन बांटना, वो जो सब कार्य करता है, उसमें भी काफी उस समय नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी मैम थी, यहाँ बड़ा अच्छा काम किया। मैं आईएमए का अध्यक्ष था, हमारे आईएमए का हाउस की हालत बड़ी खराब थी, उसका जीर्णोद्धार भी नोएडा अथॉरिटी ने किया। चाहे सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तिरंगे की लाइटें लगी, जितनी फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, अब बाकी जनप्रतिनिधि लोग अपने आयर फीता काटे, वो एक अलग बात है, उनका सम्मान होता है, बट काम यहाँ प्राधिकरण करती है। मेरे हिसाब से तो जनप्रतिनिधि के जो उनकी जो जो जो, जो उनको धनराशि आवंटित होती है, जिसको हम एक वो बोलते हैं कि बजट जो होता है, तो उस बजट से जहां तक है ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कुछ ये लोग कर लेते हो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जहां तक है जितने भी फ्लाईओवर्स है, जितने भी ये सारे
डेवलपमेंट के काम है। नोएडा में चाहे अंडरपास है या फ्लाईओवर्स है, जितने भी बने हुए हैं वो सब के सब नोएडा प्राधिकरण के द्वारा बनाए हुए हैं। चाहे मेट्रो का काम है, मेट्रो रेल का जो आया हुआ है वो सब नोएडा प्राधिकरण और जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो मिलकर के कर रही है। तो इसमें जनप्रतिनिधि का यहाँ कोई इतना ज्यादा मतलब उनकी जो वो है बजट है उससे ज्यादा डेवलपमेंट के काम नहीं होते। चाहे स्कूल की 4 दीवारी क्यों ना बननी हो, स्कूल की बिल्डिंग क्यों ना बननी हो, उसको भी प्राधिकरण बना के देता है। यहाँ जो सामुदायिक केंद्र है वो प्राधिकरण बना करके देता है। तो सारे डेवलपमेंट के काम प्राधिकरण करता है। वृक्षारोपण करना है तो वो प्राधिकरण करके देता है। तो यहाँ तो केवल सारा यदि प्राधिकरण ना हो तो त्राही त्राही मच जाए। तो यहाँ का डेवलपमेंट जो है ये मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर यदि देखा जाए तो केवल 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 प्राधिकरण करती। ऐसा एक गौतम बुद्ध नगर जिला होगा जहां पर सारा जो खर्च है वो केवल प्राधिकरण करता है। जनप्रतिनिधियों का कहीं किसी गांव में कहीं कुछ सड़क बना दी, कहीं नाली बना दी, कुछ खड़ंजे लगा दिए, वो एक अलग है। अदरवाइज इतना काम यहाँ नहीं है। दूसरा एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, आपने क्वेश्चन नहीं किया लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बोला, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एक क्वेश्चन आ रहा है बड़े दिनों से, हमारे भी दिमाग में घूम रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम क्यों हुआ, वोट कम क्यों पड़ी। परसेंटेज हो सकता है बड़ी हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी सीटें कम हुई। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर योगी मंत्री परिषद की बैठक हुई और जिसके बाद मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार की परियोजनाएं में और 1394 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें कार्य की लागत वृद्धि में 600 करोड़ ऐसे हैं जो कार्य की स्कोप में वृद्धि के कारण है, जिसमें मुख्यतः ग्रामों के अंदर पाइपलाइन की वृद्धि हुई है, मतलब गांव बस गए इधर उधर, पाइपलाइन जो बढ़ाना है। और बाकी परियोजना जैसे जीएसटी, उसके पहले था तो जीएसटी में पहले 12% था तो 18% हो गया, यानी 6% की वृद्धि हुई। तो लगभग 561-600 करोड़ के आसपास हुआ खर्चा हुआ। बाकी जो हुआ, सभी विभागों की एनओसी होती है, सभी विभागों को लिया जाता है, उसमें खर्चा होता है। मूल रूप से लगभग 500-600 लगभग करोड़ ये अपने कार्य योजना में स्वीकृति हुई है। ये पूरी हमारी 26 परियोजना थी। 26 परियोजनाओं का नाम लम्मा है, इसलिए बुंदेलखंड में जो व्यवस्था है इन जिलों की परियोजना ये हमारी स्वीकृति है। अब ये सब होने से 2 महीने में लगभग हम बुंदेलखंड के सभी काम जो पेमेंट ठेकेदारों का है ये सभी काम हो जाएंगे कंप्लीट, 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी बिंद और यहाँ की परियोजना। हाँ, बुंदेलखंड में मतलब कुल मिलाकर ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा, हाँ पाइप जैसी, और ये दूसरा है मिर्जापुर, सोनभद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संतोष जी, माननीय योगेश उपाध्याय जी। सिंचाई की नहीं है, केवल जल जीवन मिशन। ऐसा है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए, उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, जो 6 मंडल अछूते थे उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर,
तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, ये करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति की जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को हम सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्भेश्वर वहां के वहां पे बहुत आस्था है वहां के निवासियों की, इसमें प्राचीन मंदिर भी है और वहां के लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से चेतना भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही दो निजी विश्वविद्यालय को मान्यता, इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली। ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अपमत प्राप्त इनके अनुकूल हो गए, इसलिए ये दो नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो ये प्रस्ताव आज पारित है। मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर जो अब वर्तमान नाम हो जाएगा, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय तो बता ही दिया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय A.K. शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि वो आज के विषय में। आज महाकुंभ 2025 की तैयारियों से संबंधित एक प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष हम लेकर के आए थे, जिसको मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दिया है। उसमें ये था कि वर्तमान जो कुंभ आ रहा है वो पिछले कुंभ की अपेक्षा थोड़ा व्यापक व्यवस्थाएं होंगी, ज्यादा लोगों के आने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए उसकी पूर्व भूमिका मैं बता दूं कि इस बार 19 की अपेक्षा 2025 में हम लोग मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। पहले 3200 हेक्टेयर था 2019 में, इस बार 4000 हेक्टेयर हम लोग कर रहे हैं। आने वाले संस्थाओं की संख्या के मद्देनजर हम लोग अन्य भी बहुत सारे उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जैसे सेक्टरों की संख्या पहले 20 थी, उसको 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, उसको 12 किलोमीटर की जा रही है। कल्पवासियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग वहां रहते हैं महीना डेढ़ महीना, उनकी बात कर रहा हूं। 25 लाख पिछली बार थी, इस बार 40 लाख अनुमानित है। मौनी अमावस्या जो प्रमुख दिन होता है स्नान का, उसमें पिछली बार 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, इस बार 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संस्थाएं भी जो वहां अपना अपना कैंप लगाती हैं, ऐसी संस्थाएं 2019 में 5721 थी, उसकी जगह इस बार 10,000 संस्थाओं का अनुमान है। इन सारी लोगों के समावेश के लिए, सारी जो भीड़ आएगी उसके व्यवस्थापन के लिए पुलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ रही है। पॉन्टून पुल आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो वो पाइप की बनते हैं, वो पिछली बार 22 थे, इस बार 23 किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो पुलिये होती हैं छोटे छोटे स्पैन वाली, उनकी संख्या पिछली बार 357 थी, उसे बढ़ाकर के 428 किया जा रहा है। ये पुल और पुलिया बनाने के लिए हमें लकड़ी के बड़े बड़े लाग और उनकी आवश्यकता होती है। उन्हीं से संबंधित आज का प्रस्ताव था कि वन विभाग से, वन निगमों से हम लोग लकड़ी के वो लाग लेंगे। कुल आवश्यकता हमें साल स्लीपर बोलते हैं, लकड़ी का जो बड़ा लाग होता है, उसकी टेक्निकल भाषा है। 99,000
के आसपास हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से 20,000 हमारे पास पड़ा हुआ है पिछले मेलों का और 79,000 हमें खरीदने होंगे। उसी प्रकार से साल एजिंग करके उसकी एक अलग लकड़ी की एक कैटेगरी होती है जो वन निगम से ही ली जाएगी, उसकी 10,874 आवश्यकता होगी। 2,000 पड़ी हुई है हमारे पास, उसमें से उसके बाद 8,766 खरीदना होगा। इस खर्च के लिए हम माननीय मंत्रिपरिषद के पास गए थे। 236 करोड़ रुपए का ये खर्च होगा और उसकी माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपकी जानकारी मैं ये भी ला दूं कि मेले के व्यवस्थापन के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का हमारे विभाग को मद दिया है, पैसा दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसी मद में से हम लोग ये खर्च कर रहे हैं और आशा है कि आने वाला कुंभ जो है, आगामी कुंभ बहुत ही पहले की अपेक्षा बहुत ही भव्य और दिव्य होगा। जी जी, स्थायी नहीं होता है, निकल जाता है और उसमें जो मटेरियल लगता है वो पिरुंडी बनाती है इसको। उसमें वो मटेरियल सर्कुलेट भी होता है राज्य के अन्य जिलों में, जहां जहां आवश्यकता होती है वहां दे दिया जाता है। कुछ मटेरियल स्टोर में रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि आवश्यकता हमारे पास हमारी इस बार 99,000 साल स्लीपर की है, लेकिन 20,000 हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है। तो जो बाकी की आवश्यकता है 79,000 वो हम खरीदेंगे। उसी प्रकार साल एजिंग करके एक लकड़ी की एक कैटेगरी होती है, जिसमें 10,874 की आवश्यकता है। 2,108 हमारे पास पड़ा हुआ है स्टोर में और उसको निकालने के बाद 8,766 हम 2500 करोड़ है, उसी में से ये खर्च हो। जी सर, जी। एक और प्रस्ताव था हमारा, हुडको से हम पहली बार हमारा बिजली विभाग लोन ले रहा है। आपको याद होगा कि हमारे जो कैश का जो गैप आता है, बिजली हम जो देते हैं और वसूली करने में जो कमियां रह जाती हैं, हम उसको एटीसी लॉस पिछले महीनों में, साल में काफी कम हमने किया है, लेकिन फिर भी कुछ गैप रहता है और ये गैप पहले से चला आ रहा है। उसको हम हर साल 10,000 से 15,000 करोड़ रुपया लोन की सर्विसिंग में हम देते हैं और अपने खर्चे को मीट करने के लिए हम सामान्य रूप से अभी तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, भारत सरकार की 2 संस्थाएं हैं, पीएफसी और आरईसी बोलते हैं, उनसे हम लोन लिया करते थे। हमारी एक रेगुलर एक व्यवस्था चलती रहती थी, लेकिन ध्यान में आया कि उनका लोन थोड़ा महंगा पड़ रहा है। 10% या उसके ऊपर के ब्याज से वो लोग लोन देते हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर सस्ता कहीं मार्केट में मिलता है तो उसे क्यों न तलाशा जाए। उस तलाश में हुडको से हम लोगों ने बात किया और हुडको 9.5% के दर से लोन देने को तैयार हुआ है। तो इस प्रकार हुडको से हम लोग 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेंगे और उसकी मंजूरी के लिए हम आज माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।